वैश्वीकरण की क्या अवधारणा है? इसके प्रमुख अंग एवं इसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? एक्सप्लेन इट्स मेन पार्ट्स एंड इम्पैक्ट ऑफ इंडिया इकोनॉमी। तो हम वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन देख लेते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ है एक देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ना। तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या हुआ कि जो अर्थव्यवस्था है, हमारी लेन देन की जो प्रणाली है, अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण की जो मेन कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा और भी है। वैश्वीकरण अवधारणा एक अवधारणा है जिसका जो मूल उद्देश्य है कि राष्ट्र को विश्व स्तर पर यानी ग्लोब स्तर पर उपलब्ध अवसर, संसाधन, ज्ञान और तकनीकी सुगमता से उपलब्ध हो जानी चाहिए। तो जो भी विश्व स्तर पर है, जैसे साधन हैं, टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है और चांस हैं, अवसर हैं, तो ये एक देश से दूसरे देश को, दूसरे देश से तीसरे देश को इस तरीके से उपलब्ध हो जाना चाहिए। तो वैश्वीकरण की अन्य आधारभूत मान्यता यह भी है कि विश्व स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं तथा प्रत्येक राष्ट्र की पहुंच तक संभव हो सकेगी जब विभिन्न राष्ट्रों के मध्य पूंजी, तकनीकी ज्ञान, मानव संसाधन, कच्चा माल और निर्मित वस्तुओं का आवागमन बिना किसी रोक टोक के हो। तो वैश्वीकरण क्या है कि जो भी माल है, टेक्निक है, नॉलेज है, और संसाधन हैं, कच्चे माल हैं, तो एक देश से दूसरे देश पर मतलब आना जाना या लेन देन बिना रोक टोक के होना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन है। तो ग्लोबलाइजेशन की जो अन्य बातें हैं, जो प्रमुख बातें हैं, वो क्या हैं? तो आर्थिक सुधार के पैकेज में वैश्वीकरण की अवधारणा के महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। जैसे अर्थशास्त्रियों के अनुसार वैश्वीकरण के निम्नलिखित अंग होते हैं। तो एक है व्यापार अवरोध यानी ट्रेड बैरियर। आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सरकार का हस्तक्षेप अवांछनीय है। दोनों बाजारों में उत्पाद और वितरण प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने कहा कि जो व्यापार है, लेन देन है, वो सीधे सीधे नहीं होना चाहिए। तो ये व्यापार अवरोध है। तो व्यापार अवरोध क्या है कि जो मतलब सरकार है कि जो लेन देन है राष्ट्रीय स्तर पर, वो सीधा सीधा नहीं करती है। किसी भी प्रकार का व्यापार और उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। तो यदि व्यापार पर अवरोध होता है तो जो उपभोक्ताओं के हितों को प्रभावित करता है। दूसरी बात है कि पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह। वैश्वीकरण की अवधारणा की सार्थकता में एक बात तो जरूर है कि जो विभिन्न राष्ट्र हैं उनके मध्य पूंजी पूंजी है, पैसा दाम का स्वतंत्र एवं सुसंगत प्रवाह बना रहे। इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मुद्रा की विनिमय की दरें बाजार तथा निर्धारित होनी चाहिए। ऐसा होने पर पूंजी अधिकता वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों की ओर प्रभावित होगी। और बौद्धिक संपदा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब है कि विश्व स्तर पर जो टेक्निक है, बुद्धि है, एक दूसरे की जो खोजें हैं, उनके संरक्षण के कानून होने चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों की तकनीकी का ज्ञान, संवर्धन का महत्व को संरक्षण देना चाहिए। जैसे किसी राष्ट्र ने कुछ खोज लिया तो दूसरे राष्ट्र को उसका महत्व देना चाहिए। अच्छा, दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी है और नॉलेज है, इसका जो बिना किसी बाधा के एक दूसरे से एक्सचेंज हो सके, प्रवाह हो सके। श्रम का निर्बाध प्रवाह, फ्री फॉलो ऑफ लेबर। तो निर्बाध मतलब कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, इस तरीक़ा से श्रम का भी प्रवाह होना चाहिए। विश्व स्तर पर तकनीकी ज्ञान के निर्बाध प्रवाह की भांति मानव संसाधन का भी निर्बाध प्रवाह होना चाहिए। ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहिए विभिन्न देश में श्रम का निर्बाध प्रवाह हो सके। और वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में बनने वाली वस्तुओं को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने विदेशी निवेशकों पर भारत में उद्योग खोलने अथवा भारतीय उद्योगों में पूंजी निवेश पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे। मतलब कि जो विदेश वाले थे तो भारत में अपनी फैक्ट्रियां या अन्य कोई कारखाने खोलना चाहते थे, तो भारत ने उन पर एक अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे। इन प्रतिबंधों के चलते भारत की जो आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारतीय नेतृत्व को इस जर्जर अर्थव्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए अपनी जो नियम रूल बनाए थे उसको बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब नीतिगत परिवर्तन क्या क्या किए भारत ने?
तो भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्थाओं की सलाह एवं राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुरोध पर अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने के लिए जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा भारत द्वारा की गई। भारत ने इस नीति के अनुसार आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया से जुड़ गया। इस नई नीति में जो नियम है और प्रावधान है वो इस प्रकार है। पहला है निवेश अवरोधकों की कमी। तो भारत सरकार ने जो निवेश संबंधी प्रतिबंधों को कम किया और इनको निवेशकों को बोला कि आप भारत में अपना निवेश अपना व्यापार चला सकते हैं। इस प्रकार विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वार खुल गए। अब लाइसेंसिंग प्रणाली। इस नई नीति के अंतर्गत रक्षा, समाज और पर्यावरण से संबंधित 18 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया। तो लाइसेंस प्रणाली से भी भारत ने अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में पूंजी निवेश कराने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए, जिसका स्वागतयुक्त प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा। बुनियादी सुविधा जुटाने हेतु भारत सरकार ने विकास केंद्र योजना पर कार्य किया। इसका अच्छा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा। पॉइंट है कि चुने हुए सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्यमों को निजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। मतलब प्राइवेट तरीके से उद्योगों को चलाया गया, सरकार तरफ गवर्नमेंट तरीके से नहीं, जिससे इन उद्योगों में सरकारी अपनियोजन प्रक्रिया प्रारंभ हो चली। अब है भारत वैश्वीकरण के सामाजिक प्रभाव। तो प्रश्न यदि आता है तो आपका यदि सामाजिक प्रभाव पूछा जाए तो सामाजिक जो भी प्रभाव पूछा जाए वो लिखना है, सभी के सभी नहीं, मार्क्स के अनुसार लिखना है। तो भारत में वैश्वीकरण का सामाजिक प्रभाव। तो भारत में वैश्वीकरण का सामाजिक प्रभाव है, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं कि पिछले एक दशक से वैश्वीकरण प्रक्रिया ने भारतीय समाज पर दूरगामी प्रभाव डाले। इस प्रक्रिया के कुछ निम्नलिखित जो रिजल्ट हैं वो सामने निकल कर आए। प्रति व्यक्ति आय वृद्धि। हेडिंग से स्पष्ट है कि जो प्रति व्यक्ति यानी कि हर एक व्यक्ति की आय में वृद्धि हो, ऐसा कुछ हुआ। तो वैश्वीकरण प्रक्रिया के कारण औद्योगिक विकास के परिणाम स्वरूप भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। वैश्वीकरण के पिछले 7-8 वर्षों में 24% वृद्धि हुई। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आगामी दशक में यह दुगनी हो जाएगी। अब खाद्यान्न उत्पादन। तो हेडिंग से ये स्पष्ट है कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनका निर्माण। वैश्वीकरण के दौर में हरित क्रांति के माध्यम से खाद्यान्न के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। आज खाद्यान्न उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भर है भारत, बल्कि अब भारत से खाद्यान्न दूसरे देशों को भी दिया जाता है, निर्यात किया जाता है। और उपयोगी वस्तुओं की उपलब्धता। वैश्वीकरण के कारण आज दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुएं उपलब्ध हैं। विदेशी कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति के कारण आज सस्ती, सुंदर और टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं भारतीय बाजारों में उपलब्ध हैं। चौथा पॉइंट है महत्वपूर्ण सूचकांक। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सूचकांक की दिशा में अच्छे परिणाम भी सामने आए। जैसे औसत आयु में वृद्धि हुई, मृत्यु दर में कमी आई, साक्षरता स्तर ऊंचा उठा, स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार हुआ।